पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग जियांग अकेडमी से वापस इनर सिटी के अंदर अपने घर पे आ जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसे ढूंढने के लिए ब्लड थ्रोन टीम के मेंबर्स ने उसके घर पर हमला किया था। लेकिन स्टॉर्म टीम की लेडी ने लॉ इन्फोर्समेंट टीम का नाम लेकर उन सबको भगा दिया था और अब उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो फैंग उस लेडी से कहने लगता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है उन लोगों को देने के लिए। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग कल्टीवेशन रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है, क्योंकि मुझे बिना कुछ किए ही ऐसे ही पॉइंट मिल रहे हैं, इसीलिए मैं इस सेंट युआन टावर के 9th फ्लोर पर भी कल्टीवेट कर सकता हूँ, जिससे मेरे पॉइंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस फ्लोर में अकेला मैं ही कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से कितनी भी पावर क्यों ना अब्जॉर्ब कर लूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में ये कितनी ज्यादा औसम बात है। और फिर हम देखते हैं कि ये कहते हुए फैंग वहां से बहुत सारी क्यूआई एनर्जी को अपने शरीर के अंदर गैदर करने लगता है और कहने लगता है, मुझे अब और चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने आप को पीक मार्शल आर्टिस्ट बनाने पर फोकस करना चाहिए। और ये कहते हुए वो बहुत ही स्पीड से क्यूआई एनर्जी को गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेंट टावर शेक करने लगता है और वहाँ आसपास में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये होते हुए वहीं पर सेंट टावर के पास में खड़े हुए कुछ स्टूडेंट देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहने लगता है, क्या ये अर्थक्वेक था? तो उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है, देखो ये सेंट टावर भी कितना ज्यादा शेक कर रहा है। ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट टावर ऐसे ही किसी छोटे मोटे अर्थक्वेक से ऐसे शेक नहीं कर सकता। सच में ये शायद कोई इल्यूजन ही है। और फैंग सेंट टावर से बाहर आते हुए सोच रहा होता है, मैंने आज अपना छोटा गोल तो कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब मुझे जाकर चीफ को ढूंढना चाहिए। तभी वो पीछे खड़े हुए स्टूडेंटों की बातें सुनने लगता है, जिनमें से एक लड़का कह रहा होता है, मैंने सुना कि अभी थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा सेंट टावर की एसेंस एनर्जी खींच ली गई थी। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, इसीलिए सारे के सारे टीचर भागकर 9th फ्लोर की ओर गए हैं, क्योंकि 9th फ्लोर ही गैदर एनर्जी का मेन एरिया है और पक्का ही वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये सुनकर फैंग वहां से भागते हुए कहने लगता है, डैम इट, मैंने फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, मुझे लोकी रहना चाहिए, सच में मुझे लोकी ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि फैंग को ऐसे भागते हुए देखकर सारे स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिरकार इसको क्या हुआ। फिर हमें एकेडमी के हेड ऑफ इंचार्ज के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फैंग नीचे झुककर इंचार्ज को ग्रीट करते हुए कहने लगता है, चीफ, मैं यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट ग्रेड का ट्रेजर कलेक्ट करने आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर चीफ कहने लगता है, तुम? उसी वक्त मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, फैंग यून, तुमने लोकी वर्ड को बहुत ही ज्यादा गलत समझ लिया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस तरह से चीफ के कमरे में आकर कुछ नहीं मांग सकते? तो चीफ एक स्वार्ड को फैंग को देते हुए कहने लगता है, मैं एक रात में ही एक नए वेपन को क्राफ्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम ये रख सकते हो, ये मेरी एक फेमस वेपन गोल्ड स्कार स्वार्ड है। तो फैंग उस स्वार्ड को लेते हुए चीफ को थैंक यू कहता है और फिर उस ब्लेड को निकालते हुए कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लेड है। तो मिस मिरर उस स्वार्ड को चेक करते हुए कहने लगती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसको क्राफ्ट करने के लिए रेयर गोल्ड एट्रीब्यूट एसेंस एनर्जी ओर का यूज किया गया है। बस प्रॉब्लम यह है कि इसका रिफाइनर मिडिल ग्रेड का था, इसीलिए इसकी स्थिति भी मिडिल ग्रेड तक ही पहुंच पाई। तो फैंग ऑकवर्ड होते हुए चीफ से कहने लगता है, क्या ये सच में किसी रेयर गोल्ड एट्रीब्यूट एसेंस एनर्जी ओर द्वारा बनाई गई है? तो ये सुनकर चीफ गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिरकार तेरी आंखें कितनी ज्यादा तेज है, मैं जानता हूँ कि एक गोल्ड एट्रीब्यूट एसेंस एनर्जी और के द्वारा किसी वेपन को रिफाइन करने की वजह से वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता, इसीलिए अगर तुम इस वेपन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसे मुझे वापस कर दो और निकल जाओ यहाँ से। तो फैंग चुपचाप उस स्वार्ड को लेकर वहां से बाहर निकलते हुए मिस मिरर से कहने लगता है, वेल जो भी हो, आज मैंने 2 गोल तो पूरे कर लिए हैं, अब सिर्फ मेरा एक ही गोल बचा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और वो है कि मुझे ब्लड थ्रोन अलायंस के असैसिन को मारना है। यहाँ से सीन कट होकर हमें टकलू अंकल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेडी टकलू अंकल को बाय करते हुए किधर जा रही होती है और सोच रही होती है, ये तो सही हो गया है कि अब क्यों फैंग यून के मैंसन को आज रात के लिए प्रोटेक्ट कर लेगा, और मैं ये आशा करती हूँ कि फैंग आराम से ब्लड थ्रोन अलायंस के असैसिन्स को खत्म कर दे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से 2 पैर बाहर आ रहे होते हैं, और जो आदमी उस पोर्टल से बाहर आता है उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो लेडी थोड़ी चौंक जाती है। तो वो आदमी बाहर निकलते हुए उस लेडी से कहने लगता है, तुम आज बहुत दिनों बाद मिली हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तो लेडी उस आदमी से कहने लगती है, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम अपना प्लान यहाँ पर चालू करने वाले हो, क्योंकि ये एक इनर सिटी है और स्टार साइन बेस की लॉ इन्फोर्समेंट टीम तुम्हारी सोसाइटी की किसी भी सच के बारे में कोई चिंता नहीं करेगी और तुम सबको खत्म कर देगी। तो ये सुनते हुए वो आदमी कहने लगता है, बेशक विंड, हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने नहीं आए हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ट्रेटर को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे पूरी की पूरी सजा दी जाएगी। ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी बिट्रे नहीं किया है। स्ट्रॉम विंड टीम पूरी की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं आजाद हूँ और अब मेरा तुम्हारी किसी भी ऐसी अलायंस या फिर किसी काम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ और अब मैं तुम्हारी टीम को छोड़ रही हूँ। तो ये सुनते हुए उस लेडी के पीछे खड़ा हुआ आदमी कहने लगता है, हे, हमारी टीम को छोड़ने का मतलब यही होता है गद्दारी। फिर हमें नहीं दिखाया जाता कि उस लेडी के साथ आखिरकार वो मास्क वाले लड़के क्या करते हैं और यहाँ से सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग यून जंगल में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि आज दोपहर के बाद से मैं स्ट्रॉम विंड की लड़की से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार वो कर क्या रही है। पर टकलू अंकल पहले ही 2 लिन फैमिली के गेस्ट को लेकर मेरे मैंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और एंडलेस मिरर प्रोजेक्टर की मदद से मैं 4 ब्लड थ्रोन अलायंस असैसिन्स को देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके अलायंस का वो कैप्टन लिमिट मार्शल आर्टिस्ट वाला बंदा आखिरकार कहाँ पर छुपा हुआ है। और जब तक ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हैं तब तक मैं इन्हें ऐसा ही दिखाता रहूंगा कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे है। हो सकता है कि ये मुझ पर इसलिए अटैक नहीं कर रहे हैं कि जब मेरा एनकाउंटर किसी फेराक्वेस बीस्ट से हो तो ये चुपचाप पीछे से मुझ पर अटैक कर पाए। तभी फैंग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वहीं पर रुक कर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने स्नोफ्लैक्स गिर रहे होते हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो कहने लगता है, ये तो स्नोफ्लैक्स हैं, सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और स्नो फॉरेस्ट के अंदर ये स्नोफ्लैक्स भी कितने ज्यादा बड़े होते हैं। तो मिस मिरर फैंग को कहने लगती है, ये कोई स्नोफ्लैक्स नहीं है बल्कि ये स्नो ट्री के सीड है। ये खूबसूरत तो होते हैं लेकिन इनकी कीमत कुछ भी नहीं होती। पर फैंग अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और सोच रहा होता है, सच में इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर भी इतनी खूबसूरत जगह। एक दिन जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं किसी भी बीस्ट से नहीं हारूंगा, उस दिन मैं ऑर्फनेज के चिल्ड्रंस को यहाँ पर खेलने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। और फिर फैंग लगातार स्नोफ्लैक्स को देख रहा होता है। फिर हमें ब्लड थ्रोन यूनियन के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि एक साइड में बहुत ही तेजी से भागकर जा रहा होता है और सोच रहा होता है, फैंग यून, तुम्हें हमारे बारे में इतना ज्यादा नीचा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम कमजोर नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे ब्लैक चमगादड़ लगे हुए होते हैं और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलकर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जमीन पर एक एलिगेटर जैसा मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है और वो उस अलायंस के कैप्टन को देखकर गुर्राने लगता है। तभी वो सारे के सारे चमगादड़ आकर उस एलिगेटर मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में उस एलिगेटर की सिर्फ हड्डियां ही बचती है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग एक दिशा में भाग रहा होता है और उसके पीछे अलायंस के लोग लगे हुए होते हैं। तो फैंग कहने लगता है, ओह, तो अब ये स्प्लिट हो रहे हैं, आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग भागता हुआ अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और कहने लगता है, हो सकता है कि आगे कोई ट्रैप हो। तभी वो देखता है कि उसके सामने के पेड़ एक एक कर नीचे गिर रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है, ये तो किसी लार्ज फेराक्वेस बीस्ट के आने की सूचना है। और वो देखता है कि उन पेड़ के बीच से एक हॉर्स टाइप का फेराक्वेस बीस्ट निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तो फैंग उसे देखते हुए कहने लगता है, ये तो एक हर्बीवोर है, आखिरकार ये इसका मुझ पर अटैक करवाना क्या चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो फैंग को पास आने लगता है तभी फैंग उछलकर हवा में चला जाता है और एक पेड़ की डाल पर खड़ा हो जाता है। और फिर वो देखता है कि उसके नीचे बहुत सारे फेराक्वेस बीस्ट एक साइड में भाग रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर फैंग कहने लगता है, ये पक्का ही किसी न किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पीछे जो भी चीज लगी हुई है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो मिस मिरर फैंग से कहती है, फैंग यून, जल्दी से जल्दी जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा छलांग लगाओ ताकि तुम्हें यहाँ पे पूरी के पूरे
जंगल का व्यू मिल सके। ये सुनते ही फैंग कहने लगता है ठीक है, और फिर वो उछलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने जंप में क्यूआई एनर्जी को यूज करने की वजह से वो एक ही जंप में आकाश में बहुत ही ज्यादा हाइट पर पहुंच जाता है। फिर फैंग देखता है कि उसके सामने बहुत ही ज्यादा काला धुआं निकल रहा होता है, तो उसे देख के कहने लगता है ये ब्लैक मिस्ट है, आखिरकार ये कहाँ से आ रही है। तो मिस मिरर कहने लगती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी फेराक्वेस्ट बीस्ट का ग्रुप है, जैसा कि वो फायर एंट ग्रुप था जिनका एनकाउंटर तुम्हारा पहले भी हो चुका है। इसलिए नीचे उतरते वक्त ये ध्यान रखना कि तुम्हें नीचे पैर रखते ही अपना रिएक्शन यूज करना है और अपनी डिस्टेंस को तुरंत बदल लेना है। फिर फैंग धीरे धीरे नीचे आने लगता है और कहने लगता है कितनी ज्यादा बुरी बात है कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अगर मैं उड़ पाता तो मुझे नीचे की चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तभी मिस मिरर मिरर के अंदर ब्लड थ्रोन यूनियन के कैप्टन को देखते हुए कहने लगती है मुझे वो मिल गया है लिमिट मार्शल आर्टिस्ट वाला बंदा। तो ये सुनते ही फैंग कहने लगता है ठीक है, फिर मुझे फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, चलो आज इसको सबक सिखाई देता हूँ। तभी मिस मिरर कहने लगती है रुको, उसे छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भागो, क्योंकि तुम्हें जल्दी से नाइट स्नो फॉरेस्ट को छोड़ देना चाहिए। क्या तुम उसके पीछे आ रहे ब्लैक क्रिएचर को देख पा रहे हो? और जब फैंग अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखता है तो उसे बहुत सारे ब्लैक चमगादड़ दिखते हैं। तो मिस मिरर और फैंग दोनों एक साथ में बोलते हैं ये तो ब्लड बैट ग्रुप है। और फैंग तुरंत वहां से भागते हुए कहने लगता है ये बास्टर्ड सच में पागल हो चुका है जो मुझसे लड़ने के लिए ब्लड बैट ग्रुप को अपने साथ लेकर आ रहा है। क्या ये खुद इनके चक्कर में नहीं फंस जाएगा और मारा जाएगा? तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है ये असैसन है और असैसन भागने में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि इनके पास अपने ओरा को छिपाने और यहाँ से निकलने की बहुत सारी टेक्निक है, इसलिए यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम रैंक 9 के ब्लड बैट किंग के साथ उसको फॉलो कर रही 10,000 ब्लड बैट्स के साथ भी तुम अकेले ही लड़ लोगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैट्स आ रहे हैं उनमें से जो कमजोर से कमजोर बैट है वो भी रैंक 6 या उसके बराबर का है, जो कि रैंक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होते हैं। इसीलिए तुम उनके साथ लड़ते हुए थक जाओगे और मारे जाओगे। इधर हम देखते हैं कि फैंग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछल कर भाग रहा होता है और कहने लगता है फिर तो मुझे यहाँ से चुपचाप भाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक असैसिन बनना कैसा होता है और जब भागने की बात आती है तो कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं भागने में बहुत ही ज्यादा तेज हूँ। तभी फैंग देखता है कि उसके पीछे किसी ने एक अटैक कर दिया होता है, तो उस अटैक को डोज करते हुए कहने लगता है क्या ये पीछे से भी अटैक कर रहा है। और इधर हम ब्लड थ्रोन यूनियन के कैप्टन को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है ओह तो तूने मुझे देख लिया और तू सोच रहा है कि तू यहाँ से जिंदा बचकर भाग पाएगा, ये सोचना तेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है, तू यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। तो फैंग वहाँ से भागते हुए कहने लगता है ये मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहता है और ये भी जानता है कि ये यहाँ पर इन ब्लड बैट के द्वारा पकड़ा जाकर मारा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा खतरनाक तरीका अपना रहा है। सच में ये एक असैसिन नहीं बल्कि एक मैडमैन है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड थ्रोन यूनियन का कैप्टन निंजा वेपन से फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है और वो एक साथ बहुत सारे वेपन्स का यूज कर रहा होता है। तो फैंग उन सारे वेपन्स को डोज करते हुए आगे भागते हुए कहने लगता है ये बास्टर्ड आखिरकार अपने साथ कितने ज्यादा वेपन लेकर आया है। तो मिस मिरर कहने लगती है आखिरकार तुम ऐसी स्थिति में भी कैसे मजाक कर सकते हो, अगर तुम थोड़ा भी धीरे हुए तो तुम पक्का ही यहाँ मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी हो तो भी वो इन ब्लड बैट ग्रुप को अवॉइड नहीं कर सकता और पक्का ही यहाँ मारा जाएगा। तो फैंग अपनी स्वाड से उन निंजा वेपन्स को दूर करते हुए कहने लगता है क्या होगा अगर मैं ब्लड बैट किंग को ही मार दूं तो? ये सुनकर मिस मिरर गुस्से से कहने लगती है दिन में सपने देखना बंद कर, क्योंकि मुझे तुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि एक रैंक 9 के ब्लड बैट किंग को मारने के लिए आखिरकार कितनी ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी की जरूरत होती है। तू तो उसके बिल्कुल पास भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास 10,000 ब्लड बैट्स है जो कि उसके पास जाने से पहले ही तुझे रोक कर तेरा सारा खून पी जाएंगे। इधर ब्लड थ्रोन यूनियन का कैप्टन अपने वार कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए फैंग यून। और हम देखते हैं कि वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चैन से बंधे हुए नुकीले वेपन्स का यूज कर रहा होता है। तो फैंग उन वेपन्स को अपने से दूर करते हुए कहने लगता है नहीं, मेरे ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसने मुझे बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन कर दिया है, इसलिए मुझे अब तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है लेकिन अगर तुम ये रिस्क उठाने वाले हो तो क्या तुमने कोई प्लान सोचा है कि तुम कैसे सर्वाइव करने वाले हो? तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है जल्दी से मेरी मदद
मदद करो और ब्लड बैट किंग कहाँ पे है मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक चांस है। अगर वो इस चांस में नहीं मरा तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा। तो मिस मिरर कहने लगती, क्या आखिरकार तुम्हारे पास क्या प्लान है जो तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, तुम जल्दी से करो, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही मुझसे बातें करती रही तो मैं पक्का यहाँ ही मारा जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग की एक स्वाड चैन से बंधकर उससे दूर हो जाती है। तो कहने लगता है, जल्दी से ब्लड बैट किंग, तेरा काम मैं अभी खत्म करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्वाड के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लड इंटेंट को फ्यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके स्वाड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी क्यूआई एनर्जी की स्वाड बन जाती है। और फैंग उस स्वाड को देखते हुए कहने लगता है, मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा था, इसीलिए अब मैं इसको आज यूज करने वाला हूँ। और ये है डबल हाफ ब्लड इंटेंट फ्यूज। और हम देखते हैं कि फैंग कैसा बोलते ही उसकी स्वाड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो आसमान को छूने लगती है। और फिर उस स्वाड का फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद फैंग अपनी स्वाड से एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कटते हुए दिख रहा होता है। और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर ब्लड थ्रोन यूनियन का कैप्टन भी शॉक हो गया होता है और कहने लगता है, आखिरकार ये कैसी पावर है, क्या ये बच्चा है या फिर ये एक मॉन्स्टर है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से ब्लड थ्रोन यूनियन के कैप्टन के सारे कपड़े चितड़ों की तरह उड़ जाते हैं और वो ब्लड बैट किंग भी दो टुकड़ों में कटकर अलग हो जाता है और एक ही झटके में खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ वो स्ट्राइक जैसे ही ब्लड थ्रोन यूनियन के कैप्टन को लगती है तो उसके भी दो हिस्से हो जाते हैं और वो भी वहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है और इस मांगा के अंदर जितने भी चैप्टर थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई मांगा में, तब तक के लिए बाय बाय।